अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं, कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है। हेलो दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में जवाहरलाल नेहरू ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, क्योंकि देश का कोई भी मुद्दा हो बार बार नेहरू का नाम जरूर आ जाता है। अब ऐसा ही एक मुद्दा है 1946 में देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का मुद्दा। अब आज की डेट में उसका कोई रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन बार बार जो नेहरू के क्रिटिक्स हैं वो इस मुद्दे को लाते रहते हैं और नेहरू के ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हैं, क्योंकि 1946 के अंदर जो मैंडेट था यानी कि जो इलेक्शन था वो पटेल जी ने जीता था। तो कायदे से तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पे इंटरवीन कर नेहरू को पीएम बना दिया था, और जबकि इलेक्शन जो था पटेल जी ने जीता था। आज इसी मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि 1946 जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम देश के हालात क्या थे। दूसरा हम समझेंगे कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने नेहरू को ही पीएम क्यों बनाया, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस थे। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 1946 की बात कर लेते हैं। देखिए 1946 तक सबको ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजों के जो दिन हैं वो गिनती गए इंडिया में, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 तो ब्रिटेन ने जीत लिया था, लेकिन उसकी इकोनॉमिक हालत एकदम खराब हो चुकी थी। इसके साथ साथ जो यूएसए था और रशिया था वो ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि इंडिया जैसे देशों को आजादी दो। अब 1946 आते आते गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी ये समझ में आ गया कि भाई जो अपनी लॉयल्टी है उसको चेंज करना पड़ेगा। अपनी लॉयल्टी जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के तो गिनती के दिन रह गए और ब्रिटेन के जाने के बाद हमें कांग्रेस के अंदर ही काम करना है। इस वजह से कोई भी जो है ब्रिटेन का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भाई हम विदाउट ब्यूरोक्रेसी, विदाउट सिविल सर्वेंट, विदाउट पुलिस, विदाउट आर्मी हम देश तो चला नहीं सकते। तो अब यही बेटर है कि अब इंडिया को जो है फ्रीडम या आजादी दे दी जाए, क्योंकि 1946 के अंदर ही रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी भी हो चुकी थी। ऐसे बहुत सारी म्यूटिनीज पूरे देश में चल रही थी। तो अंग्रेजों का था कि भाई अब जो है इंडिया को ये सत्ता दे देते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो 1946 के अंदर एक वाइसरॉय आए थे जिनका नाम था लुई माउंटबेटन। उनको ये टास्क दिया गया था कि आपको जाकर जो इंडिया को जो है ना, इंडिया की जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ में देनी है या इंडियंस के हाथ में देनी है और वापस आ जाना है। मतलब इंग्लिश का रोल जो है, जो ब्रिटेन का रोल है वो इंडिया में से खत्म हो जाएगा। अब 1946 के अंदर जब माउंटबेटन इंडिया आए तो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की। अब इंटरिम गवर्नमेंट क्या होगी भाई, इंडिया को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब वो बनाने वाला था इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि जो इससे पहले इलेक्शन होते थे वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते थे। तो माउंटबेटन ने बोला कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने रूल्स बना दो किस हिसाब से आपको इलेक्शन करने हैं और उसके हिसाब से फ्यूचर में गवर्नमेंट बनाओ। अब 1946 के अंदर एक इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। तो सबको ये पता था कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर होगा या इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होगा वो कांग्रेस से ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस को बोला कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए और आप में से ही किसी एक लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब एक आम राय बननी स्टार्ट हो गई थी कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा उसी को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अब 1946 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब 1942 से लेकर 46 तक वही प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि इस बीच में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो सब जेल में बैठे थे। जैसे नेहरू हो गए, पटेल हो गए, गांधी हो गए, सब जेल में थे। और जब बड़े लीडर्स जेल में थे तो कोई भी इलेक्शन होने का कोई स्कोप नहीं बचता था। तो 1946 आया। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो कहते थे कि वो कंटिन्यू करना चाहते थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। इसके साथ साथ वो देश के पीएम भी बनना चाहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद उस टाइम देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो जिन्ना का जो स्टैंड है कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, वो स्टैंड उनका वीक पड़ जाता। अब ये बड़ी आयरनी है, आज की डेट में बीजेपी कांग्रेस को बोलते कि आप मुस्लिम की पार्टी हो, जबकि 1946 के अंदर मुस्लिम लीग बोल रहा था कांग्रेस को कि आप हिंदू की पार्टी हो। यही पॉलिटिक्स है। तो बात आगे बढ़ती है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है गांधी जी ने एक लेटर लिखा। उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी ही प्रेसिडेंट की पोजीशन से रेजिग्नेशन कर दो, इसके साथ साथ इलेक्शन बुलाओ नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, और मेरी जो चॉइस है वो जवाहरलाल नेहरू है। अब उन्होंने लेटर में ये तो लिखा कि मेरी चॉइस जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस नहीं लिखे। उन्होंने ये बोला कि मेरे अपने कुछ रीजंस हैं जिनको मैं बताना सही नहीं समझता।
चलिए ठीक है, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रेजिग्नेशन भी दे दिया और नए इलेक्शन कॉल भी कर लिए। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये जो कांग्रेस है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कैसे करता है। देखो, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के वर्कर्स होते हैं। अब ये कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो गांव के लेवल पे और ब्लॉक के लेवल पर एक कांग्रेस कमेटी को जो है इलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि 100 वर्कर्स हैं एक गांव के अंदर, वो 10 लोगों को जो है एक कांग्रेस कमेटी बना देते हैं। तो ऐसे करके पूरे देश में जितने भी गांव और ब्लॉक होते हैं उनके अंदर कांग्रेस कमेटी बन जाती है। फिर वो कांग्रेस कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाती है। जैसे कि जो भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसका जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनती है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है आगे चलकर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाती है, जिसको पीसीसी कहते हैं। अब उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम में जो स्टेट्स था उनको प्रोविंसेस कहा जाता था। जैसे पाकिस्तान में आज की डेट में भी जो स्टेट्स हैं उनको प्रोविंसेस कहा जाता है। जबकि इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो उन्होंने प्रोविंसेस हटाकर जो नॉमेनक्लेचर था वो स्टेट चूज कर लिया। तो यानी कि हमारी इंडिया के अंदर जो है एक ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस कमेटी हो गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हो गई, फिर उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हो गई, और एंड में जो सेंटर में होती है वो होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर होते थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, नेहरू हो गए, ये सब जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती है जिनको पीसीसी कहते हैं, ये नॉमिनेशन भेजते हैं ऊपर। ये बोलते हैं कि भाई हम इनको जो है एज अ कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं और ये जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये जब नाम पहुंच जाते हैं, मान लो 2 नाम पहुंचे कांग्रेस कमेटी के पास कि भाई ये जो है कैंडिडेट होंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे, फिर कांग्रेस कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे 1500 या 2000 के अराउंड, ये जो मेंबर्स होते हैं ये वोटिंग करते हैं और उसके बाद जो है फाइनली कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में जो है एक इलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम पे 1946 के टाइम पर क्या होता था कि जनरली क्या होता था कि जो प्रोविंशियल पीसीसी होती थी उनको ये कह दिया जाता था कि भाई हमारा कंसेंसस इस मेंबर के ऊपर है या इस कैंडिडेट के ऊपर है, आप यही नाम जो है आगे फॉरवर्ड करना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अगर वो अलग अलग नाम जाएंगे तो फिर वो पब्लिकली जाकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के बारे में बुरा बुला बोलेंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से जनरली कंसेंसस के बेस पर जो है इलेक्शन हो जाता था, मतलब कि पीसीसी जो थी एक नाम ऊपर भेजी थी और वही नाम जो था वो प्रेसिडेंट बन जाता था। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे 1939 के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और गांधी के एक कैंडिडेट थे पिताबी सीतारामैया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बट ये रेयर केसेस है, जनरली कंसेंसस के बेसिस पर जो है एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट चूज हो जाता। अब 1946 के अंदर क्या हुआ कि जो 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उसमें से 12 कांग्रेस कमेटी जो नाम भेजा वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए तो हो सकता है बाकी 3 ने जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया होगा, लेकिन बाकी 3 ने कोई नाम ही नहीं भेजा। यानी कि 15 में से 12 ने भेजा सरदार वल्लभ भाई पटेल का और नेहरू का किसी ने नाम ही नहीं लिया, मतलब कि नेहरू कैंडिडेट बन ही नहीं सकते। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जो है वो बने देश के प्रधानमंत्री। अब उसके लिए उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ तो किसी ने उनका नाम ही सजेस्ट नहीं किया, यानी कि वो कैंडिडेट ही नहीं बन सकते। तो अब गांधी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, नेहरू नहीं सही तो पटेल को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई देखो ऐसे ऐसे इतनी 15 जो प्रोविंशियल पीसीसीज हैं उन्होंने पटेल का नाम दिया है और आपका किसी ने नाम ही नहीं दिया, तो आप ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, जीतोगे कहाँ से। और कंसेंसस के बेसिस पे क्योंकि एक ही नाम आया है तो पटेल ही जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे और यानी कि आगे फ्यूचर में जाके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नेहरू जी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, मतलब कि उन्होंने अपनी खामोशी से ही जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। गांधी जी उस खामोशी को समझ गए, उनको ये समझ में आ गया कि नेहरू जो है पटेल के अंदर काम नहीं करना चाहता है, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो सरकार में नंबर 1 हो, जबकि पटेल जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, तो अब क्या करें। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया होता तो आगे चलकर वो कांग्रेस को 2 टुकड़ों में तोड़ देते। अब कांग्रेस का फर्दर अगर डिवीजन हो जाता तो वो देश ऑलरेडी उस टाइम पर बहुत सारी परेशानियों से चल रहा था, इतनी बड़ी पार्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर फर्दर प्रॉब्लम्स होना, तो इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो नेहरू नहीं मान रहा तो एक बार पटेल जी का ट्राई करके देख लेते हैं।
वो पटेल जी के पास गए, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि जो नेहरू है वो देश का प्रधानमंत्री बने, तो क्या आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लोगे? क्योंकि जैसे ही पटेल अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते तब नेहरू को जो है कंसेंसस के बेसिस पे जो है देश का मतलब कांग्रेस का प्रेसिडेंट और फर्दर देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता। अब पटेल जी जो हैं वो नेशनलिस्ट आदमी थे, इसके साथ साथ वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी थे और उनके लिए देश जो था हमेशा ऊपर रहता था। उन्होंने गांधी जी की जो रिक्वेस्ट थी उसके बारे में 1 सेकंड भी नहीं लगाया और देश के प्रधानमंत्री का पद 1 मिनट में छोड़ दिया, और इसकी वजह से जो देश के प्रधानमंत्री थे वो बने नेहरू। तो ये था बुरा का बुरा सिनेरियो, किस तरीके से गांधी ने जो है पटेल की जगह नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब हमने ये सब तो समझ लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि भाई वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से गांधी ने नेहरू को चूज किया देश का प्रधानमंत्री बनना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने एक लेटर लिखा था अबुल कलाम आजाद को 1946 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन मैं उनको बताना जरूरी नहीं समझता। तो आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो कौन से रीजंस थे जो गांधी जिनके बात कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं किया और ना उनको लिखा। अब आजादी के बाद बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने अपना एक अजम्पशन बनाया, कुछ रीजंस का अजम्पशन बनाया, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई गांधी जी ऐसा सोच रहे थे उस टाइम पर, इस वजह से गांधी ने नेहरू को चूज किया। अब वो कौन कौन से रीजन थे? अब सबसे पहला रीजन जो है वो है एज फैक्टर। देखिए 1946 के अंदर जो नेहरू की एज थी वो थी 56 ईयर और पटेल जी की जो एज थी वो थी 71 ईयर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि 71 ईयर्स पे भी जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे आप मोदी जी को देख लो, वो 76 ईयर्स के होने वाले हैं लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ साथ मनमोहन सिंह भी जो है 75 से अबव की एज में देश के प्रधानमंत्री रहे। तो एज तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं हो सकती, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो पटेल जी थे उनकी जो हेल्थ थी ना वो खराब रहती। अब दूसरी तरफ थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो 56 की एज में भी 40 के लगते थे। आज तक ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी एक भी दवाई नहीं खाई थी, और इसके साथ साथ वो रोज योगा करते थे, तो काफी हेल्दी भी थे। तो मतलब कि उनकी जो हेल्थ था उनका साथ देने वाली थी 80 तक की एज में, ताकि वो देश को चला सके। तो गांधी जी ने ये सोचा होगा उस टाइम पर कि भाई अभी 1946 में अभी हमें ऐसा लीडर चाहिए तो कम से कम देश को जो है ना 15 से 20 साल जो है आगे लेके जा सके, अपने विजन के हिसाब से चला सके। अब वो पटेल के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका हेल्थ उनके साथ नहीं दे रही है, और जो आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा टीडियस जॉब है। क्योंकि जो नेहरू के साथ जो उनके पीएस थे मथाई करके, उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी है कि नेहरू जो है बस 4 घंटे ही सोते थे और पूरा दिन वो काम करते रहते थे। तो इस वजह से गांधी जी ने हेल्थ रीजन को देखते हुए, एज फैक्टर को देखते हुए, उन्होंने जो है नेहरू को पटेल जी के ऊपर चूज किया। लेकिन उनको हमेशा से पता था कि पटेल और नेहरू दोनों ही एक साथ इस देश को चला सकते। अब दूसरा रीजन देखो, नेहरू जो थे ना वो मास लीडर थे, मतलब फेस ऑफ कांग्रेस थे, और जो पटेल थे वो थे एक एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के आदमी, मतलब ही वाज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। उनके पास ओरेटरी स्किल नहीं थे, मतलब कि बहुत अच्छा वो लेक्चर नहीं दे सकते थे। कुछ ऐसे ही जैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी आप समझ सकते हैं। मोदी जी जो हैं वो एकदम से पूरा फेस ऑफ द बीजेपी हैं, जबकि बीजेपी की जो हर चीज है उसको कंट्रोल करने वाले कौन है? अमित शाह, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि मैन जो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं, जो पूरे ग्राउंड पर वर्क करते हैं, वो अमित शाह है। तो फेस हो गए थे नेहरू, और जो पूरा का पूरा कांग्रेस को कंट्रोल करते थे वो थे पटेल। तो इस वजह से गांधी जी का ये कहना था, मतलब गांधी जी का ये सोचना था कि जो नेहरू है उन्हें ही कांग्रेस का फेस है, और पूरा का पूरा देश जो है नेहरू से ही जो है कांग्रेस को एसोसिएट करता है। और जब भी इलेक्शन होते थे, मतलब कि आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब भी इलेक्शन होते थे तो सबसे ज्यादा कैंपेन जो है वो नेहरू जी से ही करवाया जाता था। जबकि पटेल जी ये देखते थे कि भाई किसको टिकट देना है, फंडिंग कहाँ से आनी है, वो सब चीजें, मतलब कि जो पूरे पार्टी की एक्टिविटीज थे वो पटेल देखते थे, और जो नेहरू थे वो फेस ऑफ द कांग्रेस थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि लोगों का ट्रस्ट कांग्रेस पर है वो नेहरू की वजह से है, क्योंकि नेहरू जी को ही वो देखते हैं और सुनते हैं, उन्हीं के लेक्चर सुनते हैं, उन्हीं के मतलब भाषण सुनते हैं, वही रैलियों में आते हैं। तो इस वजह से अगर वो फेस है तो उन्हीं को जो है देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा भी गांधी सोचते थे। अब तीसरी चीज क्या थी? देखो यहाँ पर पर्सनैलिटीज की बात है। जो नेहरू की पर्सनैलिटी थी वो काफी एकोमोडेटिव थी,
मतलब कि उनसे मुस्लिम भी ऐसा नहीं फील करते थे कि भाई ये जो है हमारे काफ़ी एंटी हैं, और इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट थे वो भी ऐसा नहीं फील करते थे कि भाई नेहरू जो है हमारे एंटी है। इवन 1940 में जो नेहरू थे वो रशिया गए थे और वो वहाँ की कम्युनिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने एक नई टाइप का जो फेबल सोशलिज्म था उसको फॉलो करना स्टार्ट किया था। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है वो एक दूसरे के भाई भाई हैं, मतलब एक जैसी विचारधारा ही है। तो कम्युनिस्ट भी जो है नेहरू के साथ जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। अब दूसरी तरफ थे पटेल जैसे कि मैंने बताया मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स थे, और वो जो बात होती थी उसको वो शुगर कोट करते थे, मतलब टिपिकल पॉलिटिशियन की तरह नहीं किसी चीज को शुगर कोट करके बोलना है, वो सीधी बात करते थे। और सीधी बात की वजह से क्या होता था कि कभी कभी उनकी बातें जो है मुस्लिम्स को बुरी लग जाती थी, कभी कभी कम्युनिस्ट को बुरी लग जाती थी। इस वजह से क्या हुआ कि उनकी इमेज ऐसी बन गई कि वो एंटी कम्युनिस्ट भी हैं और वो प्रो हिंदू हैं या फिर एंटी मुस्लिम हैं। तो गांधी जी को ये भी लगा कि अगर मुस्लिम्स को और कम्युनिस्ट को साथ में लेके चलना है तो हमारे को एक ऐसे लीडर चाहिए जो जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हो। इस वजह से भी नेहरू को चूज किया गया, क्योंकि उस टाइम पर देश जो था बहुत ही नाजुक घड़ी से चल रहा था और कम्युनिस्ट जो थे वो ऑब्वियसली वायलेंट प्रोटेस्ट में विश्वास करते थे। जैसे जो माओइस्ट मूवमेंट है वो भी कम्युनिस्ट से ही निकली है, तो हो सकता है कि वो देश में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या फिर मुस्लिम जो है एंटी मुस्लिम और हिंदू के दंगे हो रहे थे वो और ज़्यादा भड़क जाए तो देश में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें ऐसा लीडर चाहिए जो इन दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में लेकर चल सके, और उसमें उन्होंने जो है देखा कि पटेल से ज़्यादा एलिजिबल जो है नेहरू है, नेहरू ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इस वजह से भी गांधी जी ने नेहरू जी को प्रेफर किया। और एक और चीज़ थी, 1946 आते आते ये हो गया था कि कांग्रेस को मान लिया गया था कि वो इंडिया है और कांग्रेस का फेस थे नेहरू। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी होती, चाहे यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो यूरोप जाना हो, हर जगह नेहरू ही जाते थे। तो हर इंटरनेशनल लीडर जो है वो नेहरू के साथ इंगेज करने लगा था। विंस्टन चर्चिल भी जो है नेहरू के साथ इंगेज करते थे, जो उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। मतलब सबको ये लगने लगा था कि अगर देश आज़ाद होगा तो नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर उसी की जगह आप पटेल जी को देखो तो पटेल जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वो देश में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा उनका कंट्रोल रहता था। तो नेहरू ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं जो है ऐसा हो जाए कि मैं पटेल की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर बनूं, क्योंकि तब मैं फेस नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि कभी भी किसी देश को इनवाइट किया जाता है किसी कॉन्फ्रेंस में तो हमेशा हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया जाता है। अब नेहरू कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और गांधी जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो जो है अपनी इंटरनेशनल मतलब कि फॉरेन में अपनी इमेज जो है दिखाना चाहते हैं, और उनकी इंटरनेशनल अफेयर्स पर एक अच्छी पकड़ भी है, मतलब उनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। तो ये बेटर होगा कि हम जो है नेहरू को ही प्रधानमंत्री बना दे ताकि वो इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का फेस बने, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर उन्हीं का फेस जो है जाना जाता था तब तक। अब लास्ट रीजन जो है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया नेहरू ने ओपनली कह दिया था कि भाई मैं जो हूँ सोशलिस्ट हूँ, यानी कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट है, क्योंकि वो 1940 में रशिया में गए थे और रशिया के कम्युनिज्म से काफी ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चलना स्टार्ट कर दिया था और ओपनली वो सोशलिस्ट थे। अब देखो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे, यानी कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी पीसीसी, इनके अंदर जो लीडर्स होते थे ना वो सारे के सारे जमींदार होते थे। इसीलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो कांग्रेस को कहती थी कि भाई ये तो बूर्जुआ पार्टी है, यानी कि जमींदारों की पार्टी है, क्योंकि ज्यादातर जो लीडर होते थे वो पैसे वाले होते थे और पैसे वाले उस टाइम पे जमींदार ही होते थे। अब नेहरू अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो सोशलिस्ट है। अब जो सोशलिस्ट आदमी वो क्या करेगा, वो आज़ादी के बाद जो इन जमींदार के पास से ज़मीन है जमींदारी को ख़त्म करेगा, इनसे ज़मीन लेगा और वो फार्मर्स में बांट देगा। और ऐसा हुआ भी, आपको पता है 1950 के बाद जो है लैंड रिफॉर्म्स आए, ज़मींदारों से लैंड लेकर बांटा गया। वो कितना इफेक्टिव था वो अलग बात है, लेकिन नेहरू की फिलॉसफी ये थी। अब जमींदारों ने सोचा कि भाई ये तो ओपनली कह रहा है कि हमारा तो बेड़ा गर्क कर देगा। अब दूसरी तरफ पटेल जी हैं जो कि नेहरू के स्टेचर में इक्वल हैं और पटेल जी को चूज किया जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये सारे पीसीसीज जो हैं इन्होंने बैकग्राउंड में डिसाइड किया हो कि भाई अगर हमें अपनी जमींदारी बचानी है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है पटेल। हालांकि पटेल ने ये नहीं बोला था कि मैं जमींदारी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आपके पास अगर दो ऑप्शन हैं, एक ओपनली बोल चुका है कि मैं सोशलिस्ट हूँ और दूसरे ने अभी तक बोला नहीं है कि मैं सोशलिस्ट हूँ या मैं राइटिस्ट हूँ, तो आप इसको तो नेगेटिव कर दोगे, नेहरू को तो नेगेटिव कर दोगे, तो आप चूज करोगे पटेल को। इस वजह से भी कहा जाता है कि ये जो 12 प्रोविंशियल कमिटीज थी इन्होंने अपनी जमींदारी बचाने के लिए नेहरू की जगह पटेल को चूज किया था। क्योंकि उस टाइम के राइटर्स ये कहते हैं कि नेहरू भले ही पटेल के जितने ऑर्गेनाइजेशन उन पर उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक भी प्रोविंशियल कमेटी जो है उनका नाम सजेस्ट ना करे।
तो इसके बैकग्राउंड में ये था कि नेहरू जो थे सोशलिस्ट थे और वो जमींदारी खत्म करना चाहते थे और आगे जाकर उन्होंने खत्म भी की। तो ये थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से जो है ऐसा लगता है कि गांधी जी ने जो है नेहरू को पटेल जी के ऊपर चूज किया देश को लीड करने के लिए और नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि कहा जाता है कि जो पटेल जी थे वो देश के सबसे बड़े वकील थे अपने टाइम के। अगर वो जो है जिन्ना के साथ डील करते तो जितने कंसेशन जो है नेहरू ने जिन्ना को दे दिए उतने कंसेशन ना दिए होते और उन्होंने बहुत बेटर तरीके से नेगोशिएट किया होता। इवन जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम आज इंडिया फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम भी पटेल जी कभी होने ना देते। यहाँ तक भी कहा जाए कि 1962 का वॉर जो है जो चाइना के साथ हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था, अगर पटेल जी होते तो एक ऐसी नींव रखते जिसमें आर्मी का एक सफिशिएंट रोल होता, क्योंकि नेहरू जी ने आज़ादी के बाद ज़्यादा फोकस इकोनॉमी बिल्ड करने पे किया और उन्होंने आर्म्स और आर्मी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था और इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया 1962 का जो चाइना वॉर था वो हार भी गया था। ये थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से गांधी ने नेहरू को पटेल जी के ऊपर देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब फैक्ट्स आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।